नेपाल में युवाओं के विरोध प्रदर्शन के बाद अब वहां की केपी शर्मा ओली सरकार तो गद्दी से उतर चुकी है, लेकिन अब बड़ा सवाल है कि नेपाल को आगे लीड कौन करेगा। अभी फिलहाल पूरा नियंत्रण नेपाल की सेना के हाथ में है। कल से कई नाम आगे भी चल रहे हैं, जिसमें सुशीला कार्की का नाम अंतरिम पीएम के लिए सबसे आगे है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नेपाल के लिए आगे की राह क्या है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देख लेते हैं। आगजनी का ये सिलसिला तो नेपाल में थम चुका है, पर इस आगजनी ने बर्बादी की जो स्याह छोड़ी है वो नेपाल के भविष्य पर काले बादलों की परत भी छोड़ गई है। ये धू धू कर जलती बिल्डिंगें न जाने कितने लोगों के रोजगार का सहारा थी। ये जलकर खाक हो चुकी चीजें किसी के जीने की वजह भी नहीं होंगी। नेपाल के जिस जेनजी ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन की बात कही थी, उसने अराजकता की आग में संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तो जला दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर नेपाल इस बर्बादी से कैसे बाहर निकलेगा। नेपाल में तख्ता पलट तो हो गया, जेनजी ने केपी शर्मा ओली की सरकार को उखाड़ फेंका। लिहाजा अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नेपाल में क्या होगा, सरकार बनेगी या आर्मी का शासन होगा। हालांकि धीरे धीरे इसका भी जवाब मिलने लगा है। अब नेपाल में अंतरिम सरकार बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि नेपाल के लिए कौन उसका मसीहा बनेगा। गुरुवार को आर्मी चीफ ने अहम बैठक बुलाई। माना जा रहा है कि गुरुवार को अंतरिम सरकार पर सहमति बन सकती है। अभी तक अंतरिम सरकार का चेहरा सुशीला कार्की को माना जा रहा है। नेपाल के आंदोलनकारी युवाओं की मांग है कि एक गैर राजनैतिक नेतृत्व के तहत नई सरकार का गठन किया जाए। लेकिन ये मांग एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। सवाल है ये कि जिस जेनजी आंदोलन ने लोकतंत्र के मंदिर को अराजकता की आग में खाक कर दिया, क्या उस लोकतंत्र को फिर से इतनी जल्दी नेपाल स्थापित कर पाएगा। सुशीला कार्की नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश है, इन्हें पीएम बनाने की बात चल रही है। हालांकि संविधान के मुताबिक वर्तमान संसद रहते हुए किसी गैर सांसद को प्रधानमंत्री बनाना संभव नहीं है। इसी कारण प्रदर्शनकारी संसद भंग करने की मांग पर अड़े हैं। दावा है कि राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल प्रदर्शनकारियों की मांग पर कार्रवाई नहीं कर रहे, क्योंकि संविधान उन्हें सीधे संसद भंग करने का अधिकार नहीं देता है। पूर्व जस्टिस सुशीला कार्की के नाम के प्रस्ताव उसी हामी नेपाल के एनजीओ ने रखा जो इस पूरे जेनजी आंदोलन के पीछे था। इसको लेकर बुधवार को काठमांडू के आर्मी हेडक्वार्टर में करीब 9 घंटे तक अहम बैठक चली, लेकिन नई सरकार को लेकर सहमति नहीं बन सकी। जबकि कार्की के नाम का काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह ने भी कार्की का समर्थन किया है। लेकिन शर्त ये रखी गई है कि पहले संसद भंग हो, अभी अंतरिम सरकार बने। हालांकि सुशीला कार्की के नाम को लेकर भी नेपाल का युवा अभी कंफ्यूज नजर आ रहा है। और सुशीला कार्की पीएम बन नहीं सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले न्यायाधीश हो चुका है। उसने उसका बहुत कांड और है, वो विवाद है सुशीला कार्की, इसलिए सुशीला कार्की सक्षम नहीं है। हम जनता यही चाहता है, सुशीला कार्की नहीं चाहता है। हम नया व्यक्ति, नया जेनरेशन का नया व्यक्ति पीएम देखना चाहता है। हम नया पीएम हर्क साम्पाङ है, बालेन्द्र शाह है, महावीर पुन है, कुलमान घिसिङ है और दूसरा संदुक रुइते। For the right now, we have only one good option, that is Sushila Karki, because she at least know how to run a country to manage everything until the next election happen. So we at least have to wait. Other leaders have to wait until the next election, because there will be various chances to come up in front of like Nepal to lead. But for right now, Sushila Karki is the best because she know everything to manage countries. फिलहाल तो नेपाल पर सेना का कंट्रोल है, लेकिन ज्यादातर प्रदर्शनकारियों की मांग है कि 6 से 12 महीने के अंदर लोकतांत्रिक चुनाव के जरिए नागरिक शासन की वापसी चाहते हो। नीति निर्माण और नागरिक शासन पर सेना का स्थायी नियंत्रण हो। भ्रष्टाचार, हिंसा और सत्ता के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। लिहाजा ऐसी स्थिति में नेपाल के लिए कौन से ऑप्शन खुले हैं वो भी समझ लेते हैं। संवैधानिक विशेषज्ञों के मुताबिक मौजूदा हालात में राष्ट्रपति के पास 2 विकल्प हैं, जिसमें पहला ये है कि संसद में मौजूद किसी सदस्य को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए और आंदोलनकारी स्वीकार नियुक्त किए गए प्रधानमंत्री को स्वीकार करें। इसके बाद कैबिनेट की सिफारिश पर संसद भंग कर चुनाव कराया जा सकता है। दूसरा रास्ता है कि राष्ट्रपति आंदोलनकारियों द्वारा प्रस्तावित सर्वसम्मत उम्मीदवार को प्रधानमंत्री नियुक्त करें। हालांकि संविधान में इसका प्रावधान नहीं है, लेकिन जन आंदोलनों के बाद कई बार स्थापित संवैधानिक परंपराओं से इतर भी फैसले लिए गए हैं।
अब नेपाल में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल सवाल ये भी है कि नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे चल रही सुशीला कार्की का भारत के प्रति रुख कैसा है। हालांकि सुशीला कार्की की पढ़ाई भारत से हुई है और नेपाल की अंतरिम सरकार की कमान संभालने से पहले कार्की ने पीएम मोदी की तारीफ की है। सुशीला कार्की ने एक कार्यक्रम में कहा कि पीएम मोदी के लिए मन में काफी सम्मान है, पीएम मोदी की कार्यशैली से प्रभावित हैं। भारत नेपाल के लोगों के बीच बहुत अच्छे रिश्ते हैं, भारत ने हमेशा नेपाल की मदद की है, हम बेहद करीब हैं। सुशीला कार्की किसान परिवार में जन्मी है और 7 भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं। नेपाल की अंतरिम पीएम बनने जा रही सुशीला कार्की का भारत से रिश्ता बेहद पुराना है। सुशीला कार्की कौन है ये भी जान लीजिए। नेपाल की नई अंतरिम पीएम बनने वाली हैं। साल 1973-74 में BHU से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया। साल 1979 में वकालत की शुरुआत की। 2016 में नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। भ्रष्टाचार विरोधी चेहरा जेनजी की पसंद है। वहीं दूसरी तरफ नेपाल की स्थिति को लेकर जेनजी की जो बैठकें हो रही हैं उसमें नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने का भी प्रस्ताव रखा जा रहा है। दावों के अनुसार ऑनलाइन हो रही बैठकों में 92% सदस्यों ने नए प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव पास करने के साथ नए संविधान के गठन का प्रस्ताव पास किया है। नए संविधान में नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने का प्रस्ताव प्रमुख रहा। दावों के मुताबिक इस बैठक में शामिल सदस्यों ने कहा कि नेपाल की सांस्कृतिक विरासत हिंदू राष्ट्र से है, इसलिए जरूर होना चाहिए। लिहाजा इस मांग के बाद अब सवाल उठ रहा है कि क्या नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बनेगा। साल 2008 तक नेपाल एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। नेपाल में 80% से ज्यादा हिंदू आबादी रहती है, लेकिन 2008 में नेपाल ने अपनी राजशाही खत्म कर दी और खुद को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में घोषित किया, जिसका अर्थ है कि सरकार किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेती और सभी धर्मों के प्रति निष्पक्ष रहती है। इसलिए नेपाल से हिंदू राष्ट्र की स्थिति को हटा दिया गया था। 16 साल पहले की बात है कि नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। 2008 तक ज्ञानेंद्र शाह नेपाल के राजा हुआ करते थे, लेकिन एक माओवादी आंदोलन और एक कथित वामपंथी क्रांति के बाद भारत के इस पड़ोसी देश में सत्ता परिवर्तन हुआ और ज्ञानेंद्र शाह को सिंहासन खाली करना पड़ा था। लेकिन नेपाल में एक बार फिर से बदलाव की हवा चल रही है और ये हवा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आतुर है। अब नेपाल में ये बदलाव आएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।